हेलो डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों को ये जान के खुशी होगी हम कक्षा 10th का विज्ञान जो है उसमें हम फिजिक्स आज पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को। जैसे फर्स्ट लेसन जो है प्रकाश का परावर्तन। चलिए देखते हैं, इस लेसन को इतना इजी तरीके से आप लोगों को बताएंगे कि आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएगा, एकदम कंप्यूटर की तरह आप लोग हो जाएंगे। जैसे देखिए, इसमें प्रकाश का परावर्तन है, तो प्रकाश का परावर्तन में सबसे पहला हेडिंग जो होगा वो प्रकाश होगा। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश यानी लाइट। लाइट क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को बढ़ाती है, जो हमारी दृष्टि संवेदना को बढ़ाती है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को बढ़ाती है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश के द्वारा प्रकाश की विशेषताएं इसमें हैं। प्रकाश की विशेषता क्या है? प्रकाश की विशेषताएं क्या है? प्रकाश की पहली विशेषता यह है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। दूसरी विशेषता यह है, यानी प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। दूसरी विशेषता यह है कि प्रकाश का निर्वात में जो चाल होता है वह c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तीसरी विशेषता यह है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है, प्रकाश में प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश में प्रकीर्णन होता है, प्रकाश में रमन प्रभाव होता है। यानी प्रकाश की निम्न विशेषताओं में ये सभी विशेषताएं हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश की चाल c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में वर्णक्रम होता है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश में रमन प्रभाव होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है, प्रकाश में रमन प्रभाव होता है, प्रकाश में क्या होता है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, और भी बहुत कुछ घटनाएं हैं। ये आप प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। जो अब इसके बाद प्रकाश में ये दूसरी जो हेडिंग है वह प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु यानी प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? वह वस्तु जिसमें स्वयं की रोशनी होती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। जिसमें स्वयं की रोशनी होती है उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। दूसरा क्या है आपका? अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? जिसमें स्वयं की रोशनी नहीं होती है उसे अदीप्त वस्तु कहा जाता है। जैसे प्रदीप्त वस्तु में क्या हो जाएगा आपका? सूर्य हो जाएगा, तारा हो जाएगा, जुगनू हो जाएगा, जिसे आप लोग जोनी करते हैं, वही है प्रदीप्त वस्तु। और प्रदीप्त वस्तु जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु। प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु क्या है? प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु यानी वह वस्तु जिसमें स्वयं की, यानी वह प्रदीप्त वस्तु जो ईश्वर द्वारा बनाई गई है उसे हम प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यानी वह प्रदीप्त वस्तु जो ईश्वर द्वारा बनाई गई है उसे प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ईश्वर द्वारा क्या बनाई गई है? जैसे जुगनू हो गया, जैसे आपका तारा हो गया, जैसे आपका सूर्य हो गया, इसमें स्वयं की रोशनी होती है जो ईश्वर द्वारा बनाई गई है, इसे हम प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। दूसरा क्या है आपका? अदीप्त, यानी दूसरा क्या है आपका? कृत्रिम प्रदीप्त वस्तु। कृत्रिम प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? कृत्रिम प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? यानी वह प्रदीप्त वस्तु जो ईश्वर कह रहे हैं मनुष्य द्वारा बनाई गई है उसे कृत्रिम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जो मनुष्य द्वारा बनाई गई है उसे कृत्रिम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे
क्या क्या होगा इसमें, जैसे मान लो आप बल्ब देखे होंगे, लालटेन देखे होंगे, मोमबत्ती देखे होंगे, इसमें स्वयं की रोशनी होती है, यानी इसमें स्वयं की रोशनी होती है उसे हम कृत्रिम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यानी जिसमें स्वयं की रोशनी होगी उसे हम कृत्रिम प्रदीप्त वस्तु कहेंगे, और जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। इसमें और इसमें बस इतना ही अंतर है कि इसमें जो प्रदीप्त वस्तु है वह ईश्वर के द्वारा बनाई गई होगी, और इसमें जो प्रदीप्त वस्तु है वह मनुष्यों के द्वारा बनाई गई होगी। एक बार और सुन लो, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृश्य संवेदना को बढ़ाती है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। उसके बाद है प्रकाश की विशेषताएं। प्रकाश क्या है? प्रकाश की विशेषताओं में प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश का निर्वात में चाल c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और उसके बाद प्रदीप्त वस्तु क्या है? जिसमें स्वयं की रोशनी होती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और जिसमें स्वयं की रोशनी नहीं होती है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु और दूसरी होती है कृत्रिम प्रदीप्त वस्तु। यानी वह प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? वह प्रदीप्त वस्तु जो ईश्वर द्वारा बनाई गई है उसे प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु कहेंगे, और वह प्रदीप्त वस्तु जो मानव द्वारा बनाई गई है उसे कृत्रिम प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। इसके बाद इसे पढ़ना है आप लोगों को प्रकाशिक माध्यम। क्या पढ़ना है आप लोगों को? प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, तीनों को हम जानेंगे। पहला होता है आपका पारदर्शक माध्यम, और दूसरा होता है आपका अल्प पारदर्शक माध्यम, और तीसरा होता है आपका अपारदर्शक माध्यम। तो पारदर्शक माध्यम, पहले तो प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं? वह माध्यम जिससे प्रकाश चलता है। माध्यम मतलब होता है रास्ता, यानी जिस रास्ते में प्रकाश चलता है, जिस रास्ते के माध्यम से, यानी जिसमें प्रकाश चलता है, वो प्रकाशिक माध्यम जिसमें प्रकाश चलता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जिसमें प्रकाश चलता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है पारदर्शक माध्यम, दूसरा होता है अल्प पारदर्शक माध्यम, तीसरा होता है अपारदर्शक माध्यम। तो पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं? वह माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग चला जाए उसे हम कहेंगे पारदर्शक माध्यम। और अल्प पारदर्शक माध्यम वह माध्यम जिसमें प्रकाश का कुछ ही भाग जाता है उसे हम कहते हैं अल्प पारदर्शक माध्यम। और अपारदर्शक माध्यम जिसमें प्रकाश का एक भी भाग आर पार न जा पाए उसे कहेंगे अपारदर्शक माध्यम। एक बार और सुनो, पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं? जिस माध्यम से प्रकाश चला जाए उस माध्यम को, यानी जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार चला जाता है उसे हम पारदर्शक माध्यम कहेंगे। और अल्प पारदर्शक माध्यम जिस माध्यम से प्रकाश का कुछ ही भाग आर पार जाता है उसे हम अल्प पारदर्शक माध्यम कहते हैं। और अपारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं? वह माध्यम जिससे प्रकाश, और अपारदर्शक माध्यम यानी वह माध्यम जिससे प्रकाश का एक भी भाग आर पार न जा पाए। जैसे मान लो इससे प्रकाश पड़ेगा बोर्ड पर तो प्रकाश इसके आर पार नहीं जा पाएगा, तो ये कौन सा माध्यम है? अपारदर्शक माध्यम है। यदि हम कपड़ा रख दें तो प्रकाश का कुछ भाग कपड़े को क्रॉस करके यानी पार करके दूसरे तरफ चला जाएगा, तो क्या होगा? आपका अल्प पारदर्शक माध्यम। और पारदर्शक माध्यम जैसे होल मान लो जाली है, उससे प्रकाश का अधिकांश भाग क्या होगा? दूसरे तरफ चला जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? पारदर्शक माध्यम कहेंगे। इसमें आप लोग को पढ़ना है अब दर्पण। इसको उठाइए। दर्पण पढ़ना है। तो दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसे कहते हैं? यानी मिरर। दर्पण किसे कहेंगे? दर्पण क्या होता है? किसी कांच के एक तल पर पालिश कर दूसरे तल को
परावर्तक तल बनाने की घटना को दर्पण कहते हैं। किसी कांच के एक तल पर, कैसा भी कांच हो, चाहे वह गोल हो, चाहे समतल हो, चाहे चपटा हो, जैसा भी कांच हो, उसके एक तल पर पालिश कर। ये मान लीजिए कोई कांच है, इसके एक तल पर हम पालिश कर रहे हैं, तो किसी कांच के एक तल पर पालिश कर दूसरे तल को परावर्तक तल बनाने की घटना को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। ध्यान दीजिए, कांच के जिस तल पर पालिश करते हैं, जैसे इसमें कांच है, इसके नीचे वाले पृष्ठ पर यहाँ पालिश कर रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलेंगे? परावर्तक पृष्ठ। तो कांच के जिस तल पर पालिश की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। और कांच के जिस पृष्ठ पर पालिश नहीं होती है उसे हम कहते हैं परावर्तक तल। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर ये पालिश इस पृष्ठ पे करेंगे तभी जाके ऊपर वाला तल परावर्तक तल बनेगा। ऐसा नहीं है कि पालिश नहीं किए हैं तो ये ऊपर वाला तल जो होगा वह परावर्तक तल कहलाएगा, ऐसा नहीं है। जब नीचे वाले पृष्ठ को पालिश करेंगे तभी जाके ऊपर वाला पृष्ठ क्या होगा? परावर्तक तल कहलाएगा। यदि हम ऊपर वाले पृष्ठ पर पालिश कर रहे हैं तो नीचे वाला पृष्ठ जो होगा वह परावर्तक तल कहलाएगा। ये जो दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका गोली दर्पण, गोली दर्पण, और दूसरा होता है आपका समतल दर्पण, समतल दर्पण। तो गोली दर्पण किसे कहते हैं? किसी कांच के खोखले गोले के एक हिस्से को काटकर, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें यह काम करना है आपको, कांच का एक खोखला गोला लेना है, कांच का एक खोखला गोला लेना है, कांच होना चाहिए और गोल मतलब वृत्त जैसा होना चाहिए और अंदर से बिल्कुल खोखला होना चाहिए। इसके एक हिस्से को क्या करना है? काट देना है। और एक हिस्से को काट कर अब इसको खिसकाइए इधर, तो यहाँ मान लीजिए खिसकेगा नहीं तो इस चित्र को हम यहाँ बना दे रहे हैं। अब इस कांच के खोखले गोले के एक हिस्से को काट कर उस पर पारे या चांदी की पालिश करने से, या आप लोग के भाषा में, किताबी भाषा में कह सकते हैं कलई करने से, कलई करने से क्या बनता है? दर्पण बन जाता है। लेकिन कलई किस चीज का किया जाता है यह याद होना चाहिए। पारे या चांदी का या लोहे के लाल पेरोक्साइड का कलई हम करते हैं। तो गोली दर्पण किसे कहते हैं? किसी कांच के एक तल पर पालिश कर दूसरे तल को परावर्तक तल बनाने की घटना को गोली दर्पण कहते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें ऊपर वाले पृष्ठ पर पालिश किए हैं तो ऊपर वाला पृष्ठ क्या होगा? आपका परावर्तक पृष्ठ होगा। क्या होगा? परावर्तक पृष्ठ होगा। लेकिन नीचे वाले पृष्ठ पर पालिश तो किए नहीं है, तो नीचे वाला जो पृष्ठ होगा वह क्या होगा? आपका परावर्तक तल होगा। क्या होगा? आपका परावर्तक तल होगा। अब ध्यान दीजिए, गोली दर्पण किसे कहते हैं? किसी कांच के खोखले गोले के एक हिस्से को काटकर उस पर पारे या चांदी की पालिश करने से गोली दर्पण बनता है। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, आप लोग को पता भी होगा। पहला होता है आपका उत्तल दर्पण। क्या होता है आपका? उत्तल दर्पण। और दूसरा होता है आपका अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? गोली दर्पण के धसे हुए भाग पर पालिश करने से, ये गोली दर्पण है, काट लिए हम, और गोली दर्पण के अगर हम धसे हुए भाग पर पालिश कर दें, गोली दर्पण के हम धसे हुए भाग पर पालिश कर दें तो इसे हम क्या कहेंगे? यह उत्तल दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। गोली दर्पण के धसे हुए भाग पर पालिश करना है, जो यह है वही है, ये भी उत्तल दर्पण है। दोनों में कोई अंतर नहीं है जी। यानी धसे हुआ पालिश इसमें भी किया गया है और धसे हुए भाग पर पालिश इसमें भी किया गया है। और उत्तल दर्पण में ये धसा हुआ जो भाग है वह आपका क्या कहलाएगा? परावर्तक तल कहलाएगा। परावर्तक तल, सॉरी, परावर्तक दर्पण, परावर्तक पृष्ठ, यानी जिस पर हम पालिश किए हुए हैं वह परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। और इसमें जो उभरा वाला तल है जिसमें पालिश नहीं किए हैं, यानी इसमें पालिश नहीं किए हैं, तो यह हो जाएगा आपका परावर्तक तल, परावर्तक तल। ठीक है, ये परावर्तक तल हो गया। अब अवतल दर्पण, गोली दर्पण के उभरे हुए भाग पर पालिश करने से, तो गोली दर्पण के उभरे हुए भाग पर पालिश करने से अवतल दर्पण बनता है। तो ये वाला जो चित्र है वह अवतल दर्पण का है। अवतल दर्पण का क्यों है? क्योंकि इसमें जो पालिश किया गया है
वह उभरे हुए पृष्ठ पर किया गया है और धसे हुए भाग को पालिश नहीं किया गया है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, इसमें प्रकाश का परावर्तन धसे हुए भाग से होता है। यानी प्रकाश ऐसे आएगा, परावर्तक तल से टकराएगा, उससे और परावर्तन हो जाएगा। अब आप लोग को समझना होगा कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में मुख्य अंतर क्या है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में मुख्य अंतर यह है कि उत्तल दर्पण में पालिश जो होता है वह धसे हुए भाग पर करते हैं और अवतल दर्पण में पालिश जो होता है वह उभरे हुए भाग पर करते हैं। दो मुख्य अंतर है, पहला उत्तल दर्पण में पालिश धसे हुए भाग पर करते हैं और अवतल दर्पण में पालिश उभरे हुए भाग पर करते हैं। और दूसरा अंतर यह है कि उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है और अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन धसे हुए भाग से होता है। ये दो मुख्य अंतर हो गया। और तीसरा मुख्य अंतर यह है कि उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है और अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन धसे हुए भाग से होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी दर्पण पर या किसी भी लेंस पर प्रकाश की किरणें जो होती हैं वह बाईं तरफ से डाली जाती हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम चित्र बनाए थे, इसको हम नहीं ऐसे किए हैं क्योंकि यहाँ पर ये प्रकाश किरणें दाईं तरफ से पड़ जा रही थी, इसलिए इस चित्र को न लेकर आप लोग इस चित्र को समझिएगा। जो यह है वही यह है, लेकिन किसी भी दर्पण पर, किसी भी लेंस पर जो प्रकाश की किरणें होती हैं वह सदैव दाईं तरफ से डाली जाती हैं। ये आप लोग समझ में आ गया होगा। एक बार और, उत्तल दर्पण गोली दर्पण के धसे हुए भाग पर पालिश करने से उत्तल दर्पण बनता है। अवतल दर्पण गोली दर्पण के उभरे हुए भाग पर पालिश करने से अवतल दर्पण बनता है। उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है, अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन धसे हुए भाग से होता है। उत्तल दर्पण में धसा हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ कहलाता है और अवतल दर्पण में उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। अब आगे देखेंगे हम, आगे इसमें क्या पढ़ना है आप लोगों को, समतल दर्पण पढ़ना है, यानी प्लेन मिरर। यानी यह जो है कॉन्वेक्स मिरर है और यह क्या है, कॉनकेव मिरर है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि समतल दर्पण क्या होता है, यानी प्लेन मिरर क्या होता है। ये आप लोगों को जानना जरूरी है कि समतल दर्पण होता क्या है। तो किसी समतल कांच के एक पृष्ठ पर पालिश कर दूसरे पृष्ठ को परावर्तक तल बनाने की घटना को समतल दर्पण कहा जाता है। किसी समतल कांच के एक पृष्ठ पर पालिश कर दूसरे पृष्ठ को परावर्तक तल बनाने की घटना को समतल दर्पण कहते हैं। चलिए देखते हैं समतल दर्पण होता क्या है। इसे हम मिटा लेते हैं, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण क्या है, किसी समतल कांच की एकदम समतल होना चाहिए, यानी न दबा होना चाहिए और ना खोखला होना चाहिए और ना ही मतलब दूसरे आकार का होना चाहिए, केवल समतल होना चाहिए। तो किसी समतल कांच के एक पृष्ठ पर पालिश कर दूसरे पृष्ठ को परावर्तक तल बनाने की घटना को समतल दर्पण कहते हैं। किसी समतल कांच के एक पृष्ठ पर पालिश कर दूसरे पृष्ठ को परावर्तक तल बनाने की घटना को समतल दर्पण कहा जाता है। और समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं हैं और कुछ बढ़िया सी विशेषताएं हैं। समतल दर्पण की पहली विशेषता यह है कि समतल दर्पण द्वारा सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण द्वारा सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। दूसरी विशेषता यह है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। अब कहेंगे कैसे वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, यह समतल दर्पण है मान लीजिए। अब इसमें हम देख रहे हैं कि केंद्र नहीं है, जैसे मान लो वृत्त होता है ऐसे तब जाकर त्रिज्या और होती है, लेकिन इसमें तो वृत्त यानी केंद्र जैसा है नहीं। अगर आप वृत्त का निर्माण करेंगे, तो आप ये सोचते होंगे कि वृत्त यहाँ से यहाँ तक भी बन जाएगा, तो ये त्रिज्या जो होगी वह आर होगी। अब देखो यहाँ से यहाँ बनाए हैं तो इतना भी बना सकते हैं, मन करे तो इतना बना सकते हैं, यानी हर बार हम बड़ा कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं, यानी कोई लिमिट नहीं है, यानी अनंत है। यानी समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वह अनंत होती है। तीसरी विशेषता यह है समतल दर्पण की कि समतल दर्पण में वस्तु का दाईं सिरा बाईं तरफ
और बाएं सिरा दाईं तरफ बनता है, यानी समतल दर्पण में वस्तु का दाईं सिरा बाईं तरफ और बाईं सिरा दाईं तरफ बनता है। चौथी विशेषता यह है कि समतल दर्पण से वस्तु को जितना दूर रखेंगे हम, प्रतिबिंब भी समतल दर्पण में उतना ही दूर बनेगा। आप लोग घर देखे होंगे, अगर समतल दर्पण आपके पास, घर जो मिरर होता है वहां अगर उसके पास जितना जाएंगे तो प्रतिबिंब भी उसमें उतना ही पास बनेगा, और जितना उस समतल दर्पण से आप दूर जाएंगे प्रतिबिंब भी उतना ही क्या होगा, दूर बनेगा। आप लोग समझ सकते हैं। और पांचवी विशेषता यह है कि समतल दर्पण में यदि आप अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी पूरा प्रतिबिंब उस समतल दर्पण में आ जाए, तो समतल दर्पण की लंबाई जो होनी चाहिए वह वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए, तब जाके हम उस पूरे वस्तु को देख पाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 10 मीटर लंबा एक वस्तु है और इसका हम पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, तो समतल दर्पण की लंबाई जो होनी चाहिए वह 5 मीटर होना चाहिए। यदि हम 5 मीटर समतल दर्पण को ले रहे हैं और 10 मीटर लंबे वस्तु को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। अब पहली विशेषता क्या है, समतल दर्पण द्वारा सदैव आभासी सीधा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण में दाईं सिरा बाईं तरफ और बाईं सिरा दाईं तरफ बनता है, और समतल दर्पण से वस्तु को जितना हम दूर रखते हैं प्रतिबिंब भी समतल दर्पण उतना ही दूर बनता है। समतल दर्पण के नजदीक जितना वस्तु को रखते हैं प्रतिबिंब भी समतल दर्पण में उतना ही नजदीक बनता है। अब इसमें आगे क्या जानना है आप लोगों को, एक मेन पॉइंट यह है कि यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर हो तो उनके द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या हम निम्न सूत्र के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि दो समतल दर्पण थीटा अंश के कोण पर हो, मान लो एक ये समतल दर्पण है और एक ये समतल दर्पण है, और ये दोनों इस पे पॉलिश किया गया एक तरफ, और इनके बीच का कोण कितना है, थीटा है। यदि दो समतल दर्पण थीटा अंश के कोण पर हो तो उनके द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या निम्न सूत्र के अनुसार निकालते हैं। 360 बट्टा होता है थीटा, 360 बट्टा होता है क्या, थीटा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहे हैं, यदि दो समतल दर्पण 30 अंश के कोण पर हैं, 30 अंश के कोण पर हैं, तो इनके द्वारा कितना प्रतिबिंब बनेगा, कितना प्रतिबिंब बनेगा। ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए तो एकदम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला यहाँ पे हल लिखेंगे आप, और यहाँ पर थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30 अंश, ये लिख लेंगे, और यहाँ पर n बराबर 360 बटा हो जाएगा थीटा। यहाँ पे 360 और थीटा का मतलब कितना, 30, और 0 से 0 क्या होगा, कट जाएगा, 3 से भाग करेंगे, 3 और 3 दूना 6, 12। यदि दो समतल दर्पण 30 अंश के कोण पर हैं तो उनके द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या निम्न सूत्र के अनुसार क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे देख रहे हैं क्या हो रहा है। अब ऐसा ही क्वेश्चन 30 की जगह पर 60 आ सकता है, 60 की जगह पर 70 आ सकता है, 70 की जगह पर 80, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यदि भाग कर रहे हैं थीटा के मान से, अगर 4.2 आ जाए तो कभी प्रतिबिंब जो होता है वह पूर्णांक में बनता है, पॉइंट में नहीं बनता है। 4.2 आ रहा है तो 4 ही प्रतिबिंब बनेगा, 5.2 आ रहा है तो 6 प्रतिबिंब लेंगे, 5.7। यानी ये भी ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंबों की संख्या विषम भी नहीं बनती है, सदैव क्या बनती है, सम बनती है। जैसे मान लो कि संख्या से भाग कर रहे हो और उसमें भाग करने पर प्रतिबिंबों की संख्या 7 आ जा रही है, तो प्रतिबिंबों की संख्या 7 नहीं बनेगी, उसमें से एक घटा दीजिएगा, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी आपकी, 6 बनेगी। ये कब के लिए है, जब थीटा के मान से 360 में भाग करने पर विषम प्राप्त होगा तो उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। फिर इसमें आगे
इसमें थोड़ा सा और आप लोग बता दें हम, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या है? गोली दर्पण से संबंधित गोली दर्पण संबंधित परिभाषाएं क्या है आपका? यहां आप ध्यान दीजिए, पहला होता है वक्रता ध्रुव, पहले ध्रुव, दूसरा होता है वक्रता केंद्र, तीसरा होता है वक्रता त्रिज्या, चौथा होता है मुख्य अक्ष, पांचवा होता है मुख्य फोकस, छठवां होता है फोकस दूरी, और सातवां होता है द्वारक, और आठवां होता है संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस। तो इसमें ध्रुव किसे कहते हैं? मान लो ये गोली दर्पण है, ये भी दर्पण है, कोई दर्पण है, जब तक पॉलिश न किया जाए तब तक कोई दर्पण नहीं होगा। तो यहाँ पर पॉलिश कर दिया गया, ये पॉलिश कर दिए, अब ये दर्पण बन गया। दर्पण में कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। क्यों अवतल दर्पण है? क्योंकि जो पॉलिश है वह उभरे हुए पृष्ठ पे किया जा रहा है। तो गोली दर्पण, ये बताओ यहाँ से अगर 20 मीटर है तो आधा तो होगा कहीं ना कहीं 10 मीटर। तो गोली दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वही ध्रुव कहलाता है। गोली दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को P से, इसको C से, इसको R से, इसको X से, इसे कैपिटल F से, इसे स्मॉल f से। तो गोली दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। उसके बाद है मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। आप लोग सोचो, ऐसे बनेगा तो वृत्त बनेगा तो कहीं ना कहीं केंद्र तो होगा ही होगा। मान लेते हैं यहाँ पे केंद्र होगा। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है वक्रता त्रिज्या। P और C के बीच की दूरी को, P मतलब ध्रुव, C मतलब वक्रता केंद्र, P एवं C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। अब बाएं है तो बाएं जो दूरी होगी वो माइनस लेंगे। ये ध्रुव से बाएं जो भी होगा उसको हम माइनस लेंगे। ये माइनस केवल चिन्ह यह बता रहा है कि यह वक्रता त्रिज्या जो लिए हैं वो बाएं लिए हैं दर्पण से। तो गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद है मुख्य अक्ष। तो वह रेखा, प्रकाश की वह रेखा जो वक्रता केंद्र एवं ध्रुव से होकर जाती है वही मुख्य अक्ष कहलाती है। जैसे ये रेखा जो है आप देख सकते हैं ये C और P से होकर जा रही है। C का मतलब वक्रता केंद्र, P का मतलब ध्रुव। जो रेखा मतलब C एवं P से होकर जाती है यानी वक्रता केंद्र एवं ध्रुव से होकर जाती है उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी यही क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष कहलाएगा। उसके बाद है आपका फोकस। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? तो मुख्य फोकस किसे कहते हैं? गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें। ये गोली दर्पण का मुख्य अक्ष है और ये समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं, आने के बाद इसे टकराएंगी, टकराने के बाद इधर नहीं जा पाएंगी। क्यों नहीं जा पाएंगी? क्योंकि उधर पॉलिश किया गया है। जब पॉलिश किया गया तो उस तरफ नहीं जा पाएंगे, तो टकरा के पुनः वापस आएंगे, और टकरा कर पुनः जब वापस आएंगी तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेंगी उसी बिंदु को क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। तो गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस को कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद है फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं? गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वह फोकस दूरी कहलाएगी। और ये भी देखो
P से किधर पड़ रहा है, दाएं की बाएं, तो बाएं पड़ रहा है इसलिए क्या लेंगे माइनस। तो गोली दर्पण के ध्रुव यानी P और कैपिटल F के बीच की दूरी को स्मॉल f यानी स्मॉल फोकस दूरी कहते हैं। द्वारक किसे कहते हैं, द्वारक किसे कहते हैं, गोली दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा को द्वारक कहते हैं। एक यहाँ पर है और एक सिरा यहाँ पर है, तो इन दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, गोली दर्पण का द्वारक कहते हैं। गोली दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा को द्वारक कहा जाता है। द्वारक को M1 व M2 से प्रदर्शित करते हैं। संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहा जाता है जिसमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। यदि हम वस्तु को यहाँ पे रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए, ठीक है। अगर वस्तु को यहाँ पे रखे हैं और इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन जा रहा है तो संयुग्मी फोकस होगा। अगर मान लीजिए वस्तु को यहाँ पे रखे हैं और इसका प्रतिबिंब, वस्तु को इस बिंदु पे रखे हैं और इसका प्रतिबिंब यहाँ बन जा रहा है और इसका प्रतिबिंब इस वस्तु को यहाँ पे रखने पर इसका प्रतिबिंब यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो यह संयुग्मी फोकस नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, तो ध्रुव किसे कहते हैं, गोली दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। अब वक्रता केंद्र क्या है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और एक भाग ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक ही भाग तो लिया गया है। और मुख्य अक्ष वक्रता त्रिज्या, तो P एवं C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या ऐसे कह सकते हो, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, वह रेखा जो C और P को मिलाती है, यानी वह रेखा जो वक्रता केंद्र C एवं ध्रुव से होकर जाती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष को सामान्यतः कैपिटल X से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य फोकस क्या है, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस को कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद है फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं, P और कैपिटल F की जो बीच की दूरी है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। उसके बाद द्वारक, गोली दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा को द्वारक कहेंगे। यहाँ पे M1 लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, M2 लिख देंगे। उसके बाद है संयुग्मी फोकस। उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जिसमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है और दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। इस सेशन में हम बस इतना ही रखेंगे। अगले सेशन में हम प्रकाश के परावर्तन उसके नियम से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। आज इस सेशन में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।